वो सारी सुविधाएं भी जो एक परमानेंट कर्मचारी को मिलती हैं, वो सारी सुविधाएं भी चाहे ठेके पर रखो चाहे आउटसोर्सिंग से रखो, उन सबको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। तभी समान कार्य का समान वेतन होगा, अन्यथा नहीं होगा। पर मानता कौन है? कोई मानता है क्या? सरकार है सब इधर से सुनी और इधर निकाल दी, आप रह जाइए लड़ते हुए, और आप लड़ भी नहीं पाते हैं। तो जब 4 घंटे नहीं बैठ पाते और ये लड़ाई अगर लंबे समय तक चल गई तो क्या होगा? और किसानों से सीख लेना चाहिए कि 13 महीने किसानों ने लड़ाई लड़ी और हम कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रहे, लड़े और जीते। आप सबने देखा, ऐसा नहीं है कि देश ने या दुनिया ने देखा नहीं हो। तो अपने आप को पहले इतना मजबूत कीजिए कि मेरा हक है तो लेके रहूंगा, सरकार कोई भी हो। अगर मजदूर लड़ता है ना, आम आदमी लड़ता है ना, कैसी सरकार हो, घुटने पर आती है, घुटने पर। पहले ईमानदारी से आप जाति धर्म को छोड़कर मजदूर बनो, कर्मचारी बनो। देन ईमानदारी से अपने अंदर झांक कर देखो कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, नहीं हूं तो मैं अपने आप को लड़ने के लिए तैयार करूं। और साथियों, फिर उसके बाद लड़ाई शुरू करो। रही हमारी बात, तो हम लीगली कहीं भी लड़ना पड़े, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हम आपकी लड़ाई हर स्तर पर लड़ेंगे। केवल कोर्ट में ही नहीं, कोर्ट के बाहर भी कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े होकर लड़ेंगे। बशर्ते आप भी तो तैयार करो अपने आप को, आप भी तो लड़ो, तभी तो लड़ने का मजा आएगा। साथियों, किसानों ने किया, लाभ साथ में लड़ने का मजा आया। सीए एनआरसी का आंदोलन लड़ने में मजा आया। मेरा इंतजार बिहार में मधुबनी जैसे इलाके में, वो जो आपका बेगूसराय जैसे इलाके में, रात को 10:30 बजे तक 50-50 हजार की संख्या में लोग, जिनमें 20 से 25 हजार महिलाएं थी, इंतजार किया, लड़ा उन्होंने। और आज तक सरकार की हिम्मत नहीं है कि सीएनआरसी का कानून लागू कर सके। ये होती है लड़ाई। लड़ना इस तरह से पड़ेगा। और मैं जो आपको बता रहा हूं, ये सारे अधिकार आपको संविधान में है। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में बहुत ज्यादा नहीं है। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक पढ़ लो, बस इतना ही तो है। इतना पढ़ के अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे फोन करो, मैं समझाऊंगा आपको क्या है उसमें। हमारे साथी हैं, वो बताएंगे आपको। इतना पढ़ लो तो आपको आपके हक पता लग जाएंगे और आपको सरकार की जिम्मेदारी पता लग जाएगी। साथियों, ये काम आपको करना पड़ेगा साथियों। और एक मेरा सुझाव है, माननीय डीसी कपिल साहब ने बहुत अच्छी तरह से समझाया, और मैं माननीय डीसी कपिल साहब को, उनकी पूरी टीम को, यहां पर बैठे हुए सभी साथियों को, और यहां सामने बैठे और जो आए हैं इस प्रोग्राम में, उन सभी साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि बिगुल आपने बहुत मजबूती के साथ बजाया है। और मुझे विश्वास है कि बिगुल की आवाज 27 सितंबर को इतनी मजबूत होगी, इतनी जोरदार होगी कि न केवल राज्य सरकार केजरीवाल, बल्कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के भी कान में गूंजेगी। और तब उन्हें समझ में आएगा कि मजदूर की ताकत क्या है। साथी, सुझाव मेरा एक इतना सा है। मैं किसान आंदोलन में, किसान मंच पर था, पहले दिन मैंने एक बात उनको कही थी। साथी, उन्होंने लिखा हुआ था किसान मजदूर एकता, लेकिन जो सरकार को देने के लिए उन्होंने लेटर बनाया था, मजदूर की एक मांग नहीं थी उसमें। मैंने मंच से कहा, किस बात की एकता है भाई? जिनकी बात आप, जिनका नाम आपने लिखा हुआ है किसान मजदूर एकता, बात तो सारी किसानों की कर रहे हो। हालांकि बात सारी सही थी, पर मजदूरों की अगर बात कर रहे हो, उनको साथ में ले रहे हो, उनकी बात भी तो इसमें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताइए, आपकी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए साथियों। वही आपसे कह रहा हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि यह केवल बिजली वालों का मसला नहीं है। यहां बिजली वाले साथी आए हैं, उनकी तरफ से आह्वान किया गया है, लेकिन यहां पर मेडिकल के भी साथी हैं, उन्हें भी वही पैसे मिलते हैं जो आपको मिलते हैं। यहां पर एमसीडी के भी साथी हैं, उनकी भी स्थिति वही है। और यहां पर शिक्षा विभाग के भी लोग हैं, सभी की स्थिति लगभग उसी तरह की है। जो भी आउटसोर्सिंग है
और जो भी मजदूर हैं, जो भी ठेका पर हैं, उन सबकी स्थिति एक ही जैसी है, विभाग अलग है, स्थिति एक ही जैसी है। तो लड़ाई फिर सभी की होनी चाहिए ना। तो जो आप कर रहे हैं, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, मेरा अनुरोध है आपसे कि न केवल बिजली कर्मचारियों की, बल्कि उसमें मेडिकल के साथियों की, सफाई कर्मचारियों की, एमसीडी के कर्मचारियों की, और भी जितने विभाग के साथी हैं, जब हम उनको साथ में लाना चाहते हैं, उनका सहयोग चाहते हैं, उनकी बात भी उस लड़ाई में, उस मेमोरेंडम में, उस ज्ञापन में होनी चाहिए, ताकि सबका कल्याण हो, किसी एक का नहीं, किसी एक के साथ भेदभाव नहीं करना किसी हालत में। लड़ाई तो सबकी सामूहिक है ना साथियों। इसलिए मेरा निवेदन है ये करें। और अब एक बात सिर्फ कि मैंने आपको बताया कि लड़ाई 4 स्तर पर होती है। एक, सड़क पर जो आप और हम सब लड़ते हैं। दूसरी लड़ाई अदालत में जहां वकील लड़ते हैं। तीसरी लड़ाई संसद में। चौथी लड़ाई विधानसभा में। ये 4 प्लेटफॉर्म हैं जहां पर लड़ाई होती है। अब जरा अपने अंदर झांक के देखो। चलो सड़क पर तो आप लड़ लोगे, मान लिया, और चलो मान लेते हैं कि अदालत में हम और हमारे साथी वकील वो लड़ेंगे, मान लेते हैं। कौन लड़ेगा संसद में आपकी लड़ाई? कौन लड़ेगा विधानसभा में आपकी लड़ाई? वहां नहीं होने चाहिए लड़ने वाले, वहां भी लड़ने वाले होने चाहिए। तो आप क्यों भूल जाते हैं कि लड़ाई का सबसे बड़ा, आखिर कानून तो वहीं बनते हैं, लागू तो वहीं से कराए जाते हैं, और वो इतना महत्वपूर्ण फील्ड है, हम उसके विषय में बिल्कुल भूल जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, इन सारी चीजों को, माननीय कपिल साहब से भी मेरा निवेदन है, बाकी यहां सारे बैठे हुए जितने भी लीडर हैं, जितने भी साथी हैं, सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है, हर स्तर पर लड़ाई लड़नी है। हर स्तर पर आपका आदमी हो, आपका आदमी पहुंचे, इस बात को ध्यान में रखकर अपनी लड़ाई की तैयारी करिए और लड़िए। लड़ेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई आपकी बात न सुने। हमने तो खूब अपने आप देखा है, झुकाया है सरकार को अपनी आंखों के सामने। हां, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आगाह करना चाहूंगा, भाई मेरे कोई भी साथी ऐसा मत कर दीजो जैसा महिला पहलवानों के साथ में हुआ। बहन बेटियों की इज्जत आबरू को जिस तरह से सौदा कर लिया कुछ दलालों ने, सरकार के दलालों ने, ऐसा सौदा कोई करना नहीं। यही मेरा आपसे निवेदन है। और पहचानना उन लोगों को जो अपने बीच गद्दार हैं, सरकार के दलाल हैं, सौदा करने वाले हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कम से कम डीसी कपिल साहब, मैं और ऐसे कई साथी किसी कीमत पर सौदा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए निवेदन आपसे करता हूं, अपनी बात को मजबूती के साथ रखने के लिए अपने उन साथियों को जो चले गए हैं समझाओ। लड़ाई है तो जिस समय आए हो, जिस समय तक लड़ाई चलेगी, साथ में रहना है, जाना नहीं है साथियों। आप लगातार सुनते भी हैं, हाई कोर्टों में और सुप्रीम कोर्ट में 1 लाख से ज्यादा मुकदमे, सिर्फ 1 लाख से ज्यादा मुकदमे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालतों की अवमानना के चल रहे हैं। उनमें जो फौजदारी के मुकदमों से संबंधित अवमानना है, उनकी संख्या मुश्किल से 10% है। बाकी जो 90% से ज्यादा मुकदमे हैं, वो मुकदमे हैं अवमानना के, जिनमें अदालतों ने सरकारों के लिए, प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए आदेश दिया कि ये आदेश का आपको पालन करना है। उन आदेशों का पालन नहीं हुआ। मतलब 90% यानी लगभग 90,000 से ज्यादा मुकदमे सिर्फ इस बात के हैं कि सरकारी अधिकारियों ने, नेताओं ने, सरकारों ने जो आदेश कोर्ट ने उनको दिए थे उनका पालन नहीं किया। तो कोर्ट ने क्या किया? क्या किया कोर्ट ने? अगर ये 90,000 से ज्यादा मुकदमे हैं, एक मुकदमे में कम से कम 1-2 कर्मचारी तो होंगे ही। अगर इन 1-2 अधिकारियों को, नेताओं को, सरकार के मंत्रियों को यही अदालतें
घुंटी पे उनकी नौकरी टांग दे और उन्हें जेल के अंदर भेज दे तो सारे आदेश पालन हो जाएंगे, आपका हक किसी हालत में मरेगा नहीं। लेकिन अदालतें सिर्फ आदेश देती हैं, पालन उनका कराने की क्षमता मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर है। ऐसे कई उदाहरण हैं। एक शिक्षा के विषय में कि जो वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं, हर स्कूल में 25% बच्चे वीकर सेक्शन के पढ़ेंगे। बताओ कितने स्कूलों में किस किस के बच्चों को शिक्षा के लिए एडमिशन मिला है? नहीं मिला ना। ऐसे एक नहीं कितने ही आदेश हैं। तो अगर मैं लीगल आपको तरीका बता भी दूं तो भी आपको क्या मिल जाएगा? बहुत कुछ नहीं मिलेगा। हम मिल जाएगा अदालत से, पर लड़ाई का तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अभी लड़ाई का तरीका जो हम देख रहे हैं, मैं अगर गलत नहीं हूं, बहुत से साथी ऐसे हैं यहां पर आए, हाजिरी लगाकर चले गए हैं। आप सारे बैठे हुए उनसे जानते हैं किस किस के पास से कौन कौन साथी उठकर गया। एक बार जरा पूछो, 4 घंटे के लिए, सिर्फ 4 घंटे के लिए, 2 बजे से प्रोग्राम शुरू हुआ, 1 घंटे खाने की बात हो रही, 3 बजे प्रोग्राम उसके बाद में शुरू हुआ है और 6 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। 4 घंटे नहीं रुक सकते तुम, और सरकार से लड़ने और बदलने की बात कर रहे हो। आपको आपका हक मिल जाएगा? नहीं मिलेगा साथियों। इसमें तो जिंदगी खपानी पड़ती है। संघर्ष में तो बहुत बलिदान देना पड़ता है। तन मन धन की बात हो रही है ना, कम से कम इतना ही दे दो कि अगर कोई आंदोलन किसी की कॉल है, ईमानदारी से जितने समय तक चलता है तब तक तो उसमें उपस्थित रहो। ये किसके लिए है आंदोलन? मैं तो वकील हूं, मुझे क्या चाहिए? मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। फिर भी मैं 2 बजे से आकर साथ में आपके बैठा हूं और अंत तक रहूंगा। असली लड़ाई तो आप ही की है ना, मजदूरों की, कर्मचारियों की। तो क्यों नहीं बैठते हो उतने समय जितने समय तक प्रोग्राम चलता है? क्यों नहीं सुनते उन हर साथियों की बात जो आपको बताने जा रहे हैं? हर कोई साथी आपके लिए आया है ना। एक ये आदत बदलनी पड़ेगी। और साथियों, लड़ाई 4 जगह होती है, 4 स्तर पर लड़ाई होती है, एक स्तर पर नहीं होती। एक स्तर पर तो ठीक है, लीगली मैं लड़ लूंगा, महमूद पराचा भाई हैं, वो साथी हैं, और भी हमारे एडवोकेट साथी हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे कि भाई जो संविधान है, संविधान के अनुच्छेद 39 में बाकायदा 39D में दिया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। और उसके बाद केवल इतना ही नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और इस देश की भिन्न भिन्न हाई कोर्टों ने न जाने कितने जजमेंट दिए हैं। अब से 40 साल पहले से, अब से नहीं, 40 साल पहले से आप देखिए उठा के कितने ही जजमेंट दिए हैं कि समान वेतन का, समान कार्य का समान वेतन मिलेगा। और केवल यही नहीं, इसके साथ साथ ये संघर्ष सालों से, और अगर पीछे जाएं तो सदियों से लगातार चल रहा है, लेकिन उनकी समस्याएं और उनकी दिक्कतें कम होने की बजाय लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। सरकार कोई भी आती है, केवल झूठ बोलती है, नीयत उसकी खराब है, नीति उसकी खराब है, और सही मायने में बेईमान सरकारें हैं जो मजदूरों को, आम आदमियों को धोखा देती हैं। उनसे वोट लेकर सत्ता में आने के बाद केवल अपने चुनिंदा साथियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए, पैसे वालों के लिए काम करती हैं, बाकी मजदूर के लिए कोई काम नहीं करती। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मजदूर की भी कुछ कमियां और कमजोरियां हैं। आखिर कोई भी सरकार जिस ठेका प्रथा को आप हटवाना चाहते हैं, जिस आउटसोर्सिंग को आप खत्म करवाना चाहते हैं और परमानेंट सभी मजदूरों को करवाना चाहते हैं, नियमित करवाना चाहते हैं, कोई सरकार क्यों करेगी? कौन होते हो आप?
किस लिए करेगी? कभी अपने अंदर झांककर ये सवाल पूछने का प्रयास किया है आपने? आखिर क्या हक है आपका कि सरकार से कह सको हमें आउटसोर्सिंग नहीं चाहिए, हमें ठेका प्रथा नहीं चाहिए, हम सरकार के लिए काम करते हैं तो हम सरकार के स्थायी नियमित कर्मचारी के रूप में काम करेंगे? कभी कहा है आपने? क्या आप जानते भी हैं इस बात को? मुझे लगता है आप में से बहुत से लोग इस बात को जानते भी नहीं हैं, क्योंकि आप जहां आपके हक और अधिकार हैं उसको पढ़ने का कभी प्रयास नहीं करते। जहां सरकार की जिम्मेदारियां हैं, जो जो जिम्मेदारियां हैं उसे जानने का भी प्रयास नहीं करते। अगर आप करते तो निश्चित रूप से आपको आपके हक मिल गए होंगे। कहां मिलेंगे आपको आपके हक? कहां लिखा है ये सब कुछ? ये लिखा है भारत के संविधान में। और आप सब कुछ पढ़ लेंगे, सब कुछ देख लेंगे, बाकी और चीजों को जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन कभी भी संविधान को पढ़ने, अपने अधिकारों को जानने, सरकार की जिम्मेदारियों और उत्तरदायित्व को जानने का प्रयास कभी नहीं करेंगे। यह है आपकी सबसे बड़ी दिक्कत। और इसके आगे भी दिक्कत आती है आपकी धर्म के आधार पर दिक्कत, जाति के आधार पर दिक्कत। वो दिक्कतें भी आपके साथ साथ चलती हैं, क्योंकि जब वोट देने की स्थिति आती है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में धर्म और जाति रहती ही है। एक बार ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करो, हां ये रहती है। पर साथियों, आज इस हॉल में जितने भी साथी बैठे हैं और इस हॉल के बाहर जितने भी साथी हैं, वो लगभग दिल्ली के अलग अलग विभाग से आए हुए, अलग अलग जगह से आए हुए साथी हैं। पर हैं कौन? सारे मजदूर ही तो हैं, सारे कर्मचारी ही तो है ना। तो आपकी तो एक ही जाति है, मजदूर, कर्मचारी। इसके अलावा आपकी कौन सी जाति है? हो सकती भी है क्या? ध्यान करो, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, लेकिन क्या आप हो पाए? नहीं हो पाए। अभी यहां मुझसे कहा गया कि न्यायिक व्यवस्था के विषय में बताऊं, मैं लीगल चीजों के विषय में बताऊं। क्या बताऊं आपको लीगल चीजों के विषय में? अभी दुआ साहब यहां बैठे हैं, महमूद पराचा साहब आने वाले हैं। बस इतनी बात कहते हुए, आपका धन्यवाद देते हुए और आपको विश्वास दिलाते हुए, आदरणीय डीसी कपिल साहब को और यहां समस्त नेताओं को विश्वास दिलाते हुए, लीगल फ्रंट पे लड़नी पड़े तो लड़ेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तो लड़ेंगे ही। और हम तो इसके आगे भी साथियों लड़ रहे हैं, हम तो ईवीएम की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। क्यों? सरकार क्यों नहीं परवाह करती है? सरकार इस वजह से भी तो परवाह नहीं करती कि उसे आपकी जरूरत कहां है। भाई उसे तो वोटों के लिए मशीन है कि ना उसके पास, उस मशीन में बेईमानी करके और वो आपकी वोटों को लूट लेती है। तो आपकी जरूरत क्या है? तो जब आपकी जरूरत नहीं है, आपके लिए करेगी क्यों? इस बात को भी ध्यान रखना। हम दिल्ली में ईवीएम के खिलाफ लड़ाई अगस्त के बाद शुरू करेंगे साथियों, हो सके तो उसमें भी साथ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।